हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने हमारे चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात की थी अबाउट वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी की। ठीक है, वर्नर ही वो आपका फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इनिशिएट किया था किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो आपकी केमिकल बॉन्डिंग होती है और जियोमेट्री होती है उसके बारे में। ठीक है, और वो उसके अकॉर्डिंग आपके जो सेंट्रल मेटल एटम होती है, ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उसमें दो टाइप की वैलेंसीज होती है। एक होती है आपकी प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी। वो दोनों हमने उनमें क्या क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन सी वैलेंसी किसको डिनोट करती है, ठीक है, वो सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। ठीक है, आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और आज हम अपनी सेकंड थ्योरी पढ़ते हैं, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना, एक इम्पोर्टेंट थ्योरी है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ी थी, वैसे ही सेम टाइप के पोस्टुलेट्स भी आपको यहाँ पे भी मिलेंगे। ठीक है ना, इस थ्योरी में क्या है, हम कुछ पॉइंट्स आपके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उन पॉइंट को जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तब हम एक्चुअल में जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ठीक है ना, उसको हम एक अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी सेकेंड थ्योरी, दैट इज़ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए कुछ पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, द सेंट्रल मेटल एटम provides required number of vacant hybridized orbitals according to its coordination number। ठीक है ना, मतलब देखिए ये आपका AgNH3 होल ट्वाइस प्लस ये एक आपका कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, एक और कॉम्प्लेक्स हम लेते हैं आपका CONH3 होल 4 2 प्लस। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लेते हैं आपका FeCN होल 6 4 माइनस। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ आप अगर आप Ag का कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 2 आएगा। ठीक है, NH3 होल ट्वाइस है। ठीक है, यहाँ अगर कोबाल्ट का आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो 4 आएगा और यहाँ पे आयरन का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखोगे तो आप कितना आएगा, 6 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिल्वर को अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है तो उसको दो आपके वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। ठीक है, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स, दो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स सिल्वर को प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे, किसको, अमोनिया को, ताकि जो आपका लिगेंड है अमोनिया NH3 वो आप उसके जो लोन पेयर होते हैं उसके पास वो आपके कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सके, मतलब बॉन्ड बना सके आपका सिल्वर के वेकेंट ऑर्बिटल के साथ में। ठीक है ना, इसलिए फर्स्ट पॉइंट है द सेंट्रल मेटल एटम प्रोवाइड्स रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो सिल्वर आपका 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वेकेंट प्रोवाइड करवाएगा ताकि अमोनिया क्या कर सके, अपने लोन पेयर को उसमें डोनेट कर सके और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सके। सेम कोबाल्ट के केस में, अब कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन नंबर है 4 तो ये आपके 4 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स वेकेंट प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, अमोनिया को। वहीं अगर हम आयरन के केस में बात करें, ठीक है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है आयरन का, तो आयरन 6 वेकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाएगा ताकि उन 6 आपके वेकेंट जो ऑर्बिटल्स होंगे उनमें जो आपका CN है, ठीक है, अपने लोन पेयर को डोनेट करेगा और आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, second point, the orbitals of ligand containing electron pair overlap with the vacant hybridized orbitals of central metal atom forming coordinate bond। वही पॉइंट है कि अमोनिया या साइनाइड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा आपके वैकेंट हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स में ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, और देखिए जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपका CONH3 का। ठीक है ना, अगर CONH3 की हम बात करें तो CO ये क्या रहेगा, जो लिगेंड्स हैं आपके एक फिक्स्ड ज्योमेट्री में रहेंगे आपके, हमने कल भी इसके बारे में बात की थी। ठीक है ना, NH3 और ये आपका NH3 ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक तरीके से आपका कोवलेंट बॉन्ड होता है जो आपका नेचर में डायरेक्शनल होता है। डायरेक्शनल होता है मतलब इसकी एक फिक्स्ड ज्योमेट्री रहेगी। ठीक है ना, ये हम केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपकी एक फिक्स्ड ज्योमेट्री प्रोवाइड करवाएंगे आपके कॉम्प्लेक्स को। ठीक है ना, सो द ज्योमेट्री, और उसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ठीक है,
द ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। और हमें अगर कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो, ठीक है, जैसे किसी भी कॉम्प्लेक्स का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हमें पता होता है तो हम उसकी ज्योमेट्री और उसके हाइब्रिडाइजेशन को हम पता कर सकते हैं। जैसे हम आपके केमिकल बॉन्डिंग में भी पता करते हैं ज्योमेट्री को, ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू, वैसे ही सेम यहाँ पे अगर हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पता हो तो हम उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को पता कर सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका थर्ड पॉइंट, ठीक है। इन पॉइंट को नोट कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कौन से कोऑर्डिनेशन नंबर पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा और उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए अभी अगर हम बात करें आपके ज्योमेट्री के बारे में, अगर हम बात करें कि आपके किस हाइब्रिडाइजेशन पे या किस कोऑर्डिनेशन नंबर पे आपके कौन सी ज्योमेट्री होगी, यहाँ आप लिखिए कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, यहाँ लिखिए आप हाइब्रिडाइजेशन और यहाँ आपकी ज्योमेट्री, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 2, ठीक है, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका SP, ठीक है, और ज्योमेट्री क्या होगी आपकी लीनियर, ठीक है। वहीं अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 हो तो हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका SP2 और आपकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। वहीं अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो आपकी ज्योमेट्री होगी आपके, यहाँ पे दो ज्योमेट्री होती है, एक तो SP3 और एक होती है आपकी DSP2, ठीक है। SP3 है तो आपका होगा एक तो टेट्राहेड्रल, ज्योमेट्री क्या होगी आपकी टेट्राहेड्रल, और अगर आपका DSP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसे हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, ज्योमेट्री को स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। वहीं अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3D, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, TBP। वहीं अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाए तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडेशन होगा SP3D2 या D2SP3 और वहाँ पे स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो होता है आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है ना। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, ठीक है। एक बार आप इसे भी नोट कर लीजिए, ठीक है, ताकि हमें पता लग सके कि किस कोऑर्डिनेशन नंबर पे आपका कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये SP3D2 या फिर आपका D2SP3 भी हो सकता है, ठीक है। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। ओके, तो अब अपना नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं अपन। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड एज इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। देखिए हम इसको कैसे देखते हैं, बात हो रही है यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल की, अगर हम बात करें, ठीक है ना, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आपकी, ठीक है। उसके लिए अगर हम बात करें या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें आपके दो केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे आपके, दो केस बनेंगे। देखिए अगर हम 3D सीरीज का कोई भी मेटल लेते हैं, ठीक है ना, उसके पास एक तो आपके पास 3D ऑर्बिटल्स होंगे, 3D सीरीज का कोई भी हम मेटल लेते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, उसके पास एक तो 3D सीरीज होगी, उसके पास होगी एक 4s और एक होगी उसके पास 4p, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ भी हम लेते हैं, वही उसके पास जो दो केस हैं, आपके पास 3D सीरीज होगी, एक होगा आपके पास 4s, तीन होंगे आपके पास 4p और आपके पास 3D है, 4s है और 4p है। वहीं साथ में आपके पास वेकेंट होंगे 4D ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4p, ठीक है। दो केस हम देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट केस हम इसका देखते हैं। देखिए अगर
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब उसको 6 आपके वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है वो कौन से आपके ऑर्बिटल्स को प्रोवाइड करवाता है। देखिए एक तो ऐसे हो गया और 3 पी हो गए, ठीक है। अगर वो दो ये इनर साइड वाले इलेक्ट्रॉन जो आपके ऑर्बिटल्स हैं वो अगर प्रोवाइड करवाता है तो आपके यहाँ से 6 ये आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। यहाँ से दो तो अंदर वाले, एक S और 3 P, यहाँ से आपको जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका D2sp3 और उससे आपके 6 नए हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्लियर है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे इसने क्या काम में लिया है, जो इनर डी ऑर्बिटल्स है, ठीक है ना, इनर डी ऑर्बिटल्स इसने यूज में लिए हैं। हम लिख भी सकते हैं यहाँ पे इनर डी ऑर्बिटल्स, इनर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड, ठीक है। क्लियर है। वहीं अगर सेकंड केस में बात करें, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है ये जो 3D वाले इनर ऑर्बिटल्स हैं इनको काम में ना ले, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि ये ऑर्बिटल्स आपके इनमें पहले इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो ये आपके ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मतलब खाली नहीं होंगे। तो तब क्या करेगा मेटल, अपने आउटर वाले ऑर्बिटल वाले डी, पी नहीं आएगा, ये आएगा डी, ठीक है ना। आउटर जो आपके डी ऑर्बिटल्स है उनको काम में लेगा आपके बॉन्डिंग में, ठीक है, ये डी वाले। तो ये 4s, ये 4p और ये 2d, ठीक है ना। यहाँ से आपके जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा आपका sp3d2 टाइप का, ठीक है। और यहाँ से फिर आपके 6 नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे, ठीक है, ठीक है। तो जब आपके मेटल के पास जो इनर ऑर्बिटल्स हैं वो अगर फ्री नहीं है, उनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो आपके बॉन्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है। तब मेटल क्या करेगा, अपने आउटर जो इलेक्ट्रॉन है उनको काम में लेगा, डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं आउटर डी ऑर्बिटल्स, आउटर डी ऑर्बिटल्स आर यूज्ड। अब क्योंकि इसमें आउटर डी ऑर्बिटल्स काम में लिए जा रहे हैं, इसलिए इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे हम, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। यहां हम लिख भी सकते हैं द कॉम्प्लेक्स मेड फ्रॉम दिस इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जब आपके आउटर डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, ठीक है, जब आपके इनर डी ऑर्बिटल्स काम में आ रहे हैं, तो इससे जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, इनर डी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म is known as inner orbital complex, ठीक है। तो एक बार दोबारा आप सेंटेंस को पढ़िए, ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स यूज्ड ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन द कॉम्प्लेक्स कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। कॉम्प्लेक्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है और ये आपका क्या है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस टाइप के आपके बन सकते हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम इसके जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे एक बार नोट कीजिए आप। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम इसका 5th पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है ना। जनरली जो आपके लिगेंड्स होते हैं, ये जो 5th पॉइंट है ये वैसे आपका क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पॉइंट होता है, ठीक है ना, जो हम यहाँ यूज़ करते हैं वीबीटी में, ताकि हम वीबीटी को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है ना। तो 5th पॉइंट क्या कहता है, 5th पॉइंट के अकॉर्डिंग आपके जो लिगेंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। वो भी हम देख लेते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। जैसे ये मेटल है, ठीक है, ये आपके लिगेंड है, ठीक है। लिगेंड अपने लोन पेयर देता है आपके मेटल आयन को, और एक
कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन, आपके कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपके पास दो टाइप के आपके लिगेंड्स होंगे, एक होगा आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और एक होगा वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा होगा हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल शब्दों में कहें तो जिस लिगेंड की लोन पेयर देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, जो मेटल आयन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसे ही हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो ज़्यादा देने की टेंडेंसी किसकी होगी? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो? कम हो, या हम कह सकते हैं जिसका लुईस बेस कैरेक्टर, हाई लुईस बेस कैरेक्टर हो, लुईस बेस कैरेक्टर हाई हो, उसकी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी भी ज़्यादा होगी। अगर उसकी टेंडेंसी ज़्यादा है तो वो जो आपका मेटल आयन के साथ जो बॉन्ड बनाएगा वो कौन सा बनाएगा? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। अगर मान लो इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर देने की टेंडेंसी कम है, लो है, ठीक है, तो जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा? लो बनेगा। ठीक है, मतलब उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी? वीक होगी, इसलिए हम उसको बोलेंगे वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है। ठीक है, तो हम इसको लिख भी सकते हैं चाहे तो। इन जनरल, और ये जो आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, ये स्ट्रेंथ का हम जो कंपैरिजन करते हैं एक्चुअल में हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ही करते हैं। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम वीबीटी में इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वीबीटी को हम अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना, तो इन जनरल स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वी कैन से लिगेंड्स आर क्लासिफाइड, पहले हम ये लिख लेते हैं, इन जनरल ligands are classified into two types, ठीक है। एक होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और सेकंड होते हैं आपके वीक फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, जैसा कि हमने देखा जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होंगे, ठीक है ना, वो कौन होंगे? जिनका लुईस बेस कैरेक्टर जो हो हाई हो। ठीक है, मतलब जिनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज़्यादा हो। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं इन जनरल। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट होते हैं जिनके ऊपर आपकी लिगेंड की स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो होता है डिपेंड करता है, बट इन जनरल हम बोले तो हम इससे बोल सकते हैं। ठीक है ना, इन जनरल ligands which have high Lewis base character are strong field ligands। ठीक है, आगे चल के हम इन लिगेंड्स का ऑर्डर भी कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिग्मा डोनेशन टेंडेंसी, ठीक है ना, सिग्मा डोनेशन टेंडेंसी, अगर हम ऑर्डर की बात करें, सिग्मा ऑर्डर मतलब ये आपके जो लोन पेयर को दे रहा है, ठीक है ना, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू दे रहा है। सिग्मा डोनेशन टेंडेंसी अगर हम देखें, अपने पास कार्बन डोनर है एक तो, ठीक है, एक है अपने पास नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है, एक अपने पास है ऑक्सीजन डोनर, और एक अपने पास है आपका हेलोजन डोनर। ठीक है, क्लियर है, सबके पास आपके पास लोन पेयर है, ठीक है, जो डोनेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अगर मैं आपको पूछूं कि हाई लुईस बेस कैरेक्टर किसका होगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा लोन पेयर देने की टेंडेंसी किसकी होगी, तो देखिए सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की। ठीक है, अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वही होती है आपकी, तो वो क्या है आज की? कम है, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। तो कार्बन डोनर जो होंगे आपके, वो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ वर्क करेंगे, उसके बाद आपके नाइट्रोजन, फिर आएंगे आपके ऑक्सीजन, और फिर आएंगे आपके हेलोजन ग्रुप्स। ठीक है, और अगर हम एक्चुअल ऑर्डर देखें इनका, एक्चुअल ऑर्डर,
तो सबसे पहले कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर आपके ऑक्सीजन, फिर आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड देन आयोडीन, ठीक है ना। ये आपका एक्चुअल ऑर्डर रहेगा, ठीक है। ऑल्दो यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, 4 होती है, ठीक है, बट इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है, इसलिए ये तुरंत आपके लोन पेयर को देने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तुरंत इसकी जो टेंडेंसी होगी लोन पेयर को देने की, मतलब लुईस बेस कैरेक्टर होगा वो भी इसका ज़्यादा होगा। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बट स्मॉल साइज की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए फिर पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और देन आयोडीन, ये आपके होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और आपके वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ कि आपके कौन कौन से जो लिगेंड्स हैं उनकी स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है, ठीक है ना। कौन से आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन से आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो देखिए ये है आपके पास लिगेंड्स की स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ठीक है ना। बहुत ही थोड़ा सा खतरनाक सा बड़ा सा ऑर्डर है, ठीक है ना। जनरली आपको याद नहीं करना पड़ता है, ठीक है, आपको यूज़ करते करते नॉर्मली याद हो ही जाता है, ठीक है ना। इसमें जैसे आप देखोगे ये जो ऊपर वाली लाइन्स है, ठीक है, ये आपकी जनरली है वीक फील्ड लिगेंड्स की, ठीक है। ये आपका H2O, ठीक है, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। और नीचे वाली जो लाइन है वो आपकी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की लाइन है, ठीक है। जनरली आप देखोगे तो यहाँ पे आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सब चारों हाइड्रोजन आपके किसकी तरह वर्क करेंगे, वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे। वहीं आपका ये चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है दैट इज NO3-, ठीक है, ये आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला, ठीक है, नाइट्रोजन, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है। और आपका NO2-, ठीक है, ये आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट वाला नाइट्रोजन, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। कार्बन डोनर्स हैं, ठीक है, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आएंगे, CO, CN, NO2, इथाइलिन डायमीन, अमोनिया, ठीक है ना, ये आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। H2 आपका न्यूट्रल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हाइड्रोक्सी ऑक्सिलेट है, एसीटेट है, हाइड्रोक्साइड है, ये आपके वीक फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार आप ऑर्डर लिख लीजिए, देख लीजिए एक बार, और ये जो पॉइंट है इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जनरली आपको क्वेश्चन करते करते अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है ना, देखना आप, ठीक है। आपको याद रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो ऑर्डर है, ठीक है ना, ये ऐसा नहीं कि पत्थर की लकीर है, मतलब फिक्स नहीं है, ठीक है ना। जनरली फिक्स होता है बट किसी किसी मेटल के लिए जो आपकी लिगेंड्स है उसकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है अलग अलग चीज़ों के ऊपर, ठीक है। एक तो उसकी खुद की स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। इसके अलावा वो जिस मेटल के साथ आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है उस मेटल की स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है आपकी जो लिगेंड्स है वो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। जनरली होता क्या है, जैसे आपका NH3 अमोनिया है, ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो किसी किसी मेटल के लिए ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करता है और किसी के लिए आपका वीक फील्ड लिगेंड की तरह भी वर्क करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये आपका अमोनिया है, ठीक है, ये एक तो Fe+2 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है और एक NH3 इसके Fe+3 के साथ, ठीक है। तो जब आपका ये अमोनिया बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा Fe+3 के साथ, तो Fe+3 का जो जेड इफेक्टिव है क्या है, ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, तो जेड इफेक्टिव इज हाई, ठीक है, इसका जेड इफेक्टिव हाई है, ठीक है। इसलिए ये किसकी तरह वर्क करता है, आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह Fe+3 के केस में। वहीं Fe+2 के केस में क्या है, आपका जेड इफेक्टिव क्या है, लो, जेड इफेक्टिव इज लो। जेड इफेक्टिव अगर आपका लो है तो ये किसकी तरह वर्क करेगा, आपके एक वीक फील्ड लिगेंड की तरह, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, क्योंकि जेड इफेक्टिव कम है। जेड इफेक्टिव कम है मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की जो टेंडेंसी है मेटल की वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी लिगेंड की कम होगी, इससे जो बॉन्ड बनेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो कम होगी, वीक होगी, इसलिए ये आपकी किसकी तरह वर्क करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि यही ऑर्डर हो, जनरली यही ऑर्डर होता है, बट किसी किसी मेटल के केस में मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है ना, वो कौन कौन सी मेटल्स है जिनके केस में आपके एक्सेप्शन होते हैं, ठीक है ना। तो उन केस में आपके
एक ही लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह और वीक फील्ड दोनों की तरह वर्क कर सकता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने सीख लिया। ठीक है, अब चलो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमने सीख लिया, वीक फील्ड लिगेंड सीख लिया, लेकिन इसका यूज़ क्या है हम सीख तो रहे हैं। ठीक है ना, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये होता है, वीक फील्ड लिगेंड ये होता है, इनका यूज़ क्या है, यूज़ हम देखते हैं। देखिए एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, हो गया नोट। देखिए अगर हम बात करें आपके इनका यूज़ की, तो स्ट्रॉन्ग आपका फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड जो होता है उनका यूज़ क्या होता है। देखिए अगर हम देखें कोई भी आपका मेटल है, जैसे 3D सीरीज का मेटल है, ठीक है, उसके पास एक तो 3D होगा, 3D ऑर्बिटल होगा। ठीक है, उसके पास होगा आपके पास फोरस, ये 3D, ये आपका फोरस। ठीक है, एक होगा उसके पास 4p। ठीक है ना, हम देख रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड उनका यूज़ क्या है, यूज़ केस क्या है, पर्पस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, ये जनरली आपकी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में आते हैं। ठीक है ना, बट हम यहाँ उसको यूज़ करके समझ रहे हैं कि हम उसको यूज कैसे कर सकते हैं। और आपके पास होगा 4D। ठीक है, तो होता क्या है, जैसे मान लो इसमें आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है 3D में। ठीक है, आयरन का केस है, डी में आपके 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, कौन से होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में ये जो आपके ऑर्बिटल्स होते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो पेयर्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, पेयर्ड हो जाते हैं। मतलब आपके जो 6 इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल्स में थे, 5 ऑर्बिटल्स में, वो अब क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। ये होता है अगेंस्ट हुन्स रूल। ठीक है, जबकि हुन्स रूल क्या कहता है, आपके हर एक ऑर्बिटल में एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उसके बाद ही आपकी पेयरिंग होगी। बट हुन्स रूल के अगेंस्ट आपकी यहाँ पे पेयरिंग हो जाती है। ठीक है ना, वैसे ये हुन्स रूल के अगेंस्ट नहीं होती है। ठीक है, इसको भी हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में समझेंगे, बट हम जनरली बोल देते हैं कि ये पेयरिंग होती है आपके अगेंस्ट द हुन्स रूल। ठीक है, तो उसको आप नेग्लेक्ट कर देना। हम ये समझें कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग होती है। ठीक है, अगर ये पेयरिंग हो गई यहाँ पे, ठीक है, तो अब जो ऑर्बिटल्स हमारे काम में आएंगे, ठीक है ना, अब जो ऑर्बिटल्स हमारे काम में आएंगे वो कौन से काम में आएंगे। अगर हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की बात करें तो आपके पास जो ऑर्बिटल बचेंगे, एक तो 3D वाले ये बचेंगे। ठीक है, साथ में आपके पास फोरस ये बचेगा खाली, बाद में आपके पास बचेगा 4p, ये 4p, ये फोरस। ठीक है, अगर आपके मेटल को 6 बॉन्ड बनाने हैं, मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ये आपके 6 ऑर्बिटल्स ये वाले काम में ले लेगा। ठीक है, 4D वाले काम में नहीं लेगा, आउटर वाले, इनर वाले D उसने काम में ले लिए। और यहाँ से जो हाइब्रिडेशन होगा वो होगा आपका D2sp2। ठीक है, और इससे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो हमने अभी देखा था थोड़े टाइम पहले। ठीक है, D2sp3, D2sp2, sp3 बनेगा। ठीक है, D2sp3। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि वीक फील्ड लिगेंड हो, क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड हो, तो वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होता है, इनकी पेयरिंग नहीं होती है। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये ऑर्बिटल्स खाली नहीं होंगे, हमारे बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो आपके कौन से 6 ऑर्बिटल्स काम में लेंगे, नेक्स्ट वाले। पेयरिंग नहीं होगी, सेम टू सेम रहेंगे आपके 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका फोरस, ठीक है, ये आपका 4p, और ये है आपका 4D। अब जो काम में लेंगे आपके, जो आपका मेटल काम में लेगा वो कौन से 6 ऑर्बिटल्स को काम में लेगा, sp3 और D2 बाहर वाले। ठीक है, यहाँ से जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा आपका sp3D2। ठीक है, और जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कौन सा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना, तो ये यूज होता है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का और वीक फील्ड लिगेंड का। ठीक है, आगे चल के हम एग्जाम्पल करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो वहाँ आपको ये देखना जरूरी है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप मैग्नेटिक कैरेक्टर को भी डिफाइन कर सकते हो, मैग्नेटिक मोमेंट भी बता सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी हेल्प से। ठीक है, नेचर भी बता सकते हो कॉम्प्लेक्स का कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक होगा। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपके पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, और पेयरिंग होगी तो उस हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं और उसकी शेप को, ज्योमेट्री को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये यूज होता है आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का। ठीक है, तो हम यहाँ पॉइंट बना के लिख भी सकते हैं। ठीक है ना,
in strong field ligand, in presence of strong field ligand, there is pairing happens. हम लिख सकते हैं अगेंस्ट हुम्स रूल, बट हुम्स को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है ना, हम नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हुम्स रूल के अगेंस्ट नहीं होती है, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देयर इज पेयरिंग हैपन्स, ठीक है, ये हम लिख देते हैं। एंड इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड देयर इज नो पेयरिंग विल अकर, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है? आई होप ये आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि किस किस मेटल के लिए आपके जो वीक फील्ड लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग की तरह वर्क करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके वीक फील्ड की तरह वर्क करेंगे, ठीक है ना। उसका मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं वीबीटी के लिए जो आपको ध्यान रखने, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड के केस में, कि अमोनिया जनरली एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बट एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड फॉर क्रोमियम 2+, Mn2+, Fe2+ एंड कोबाल्ट 2+, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है ना। इन सब के लिए आपके अमोनिया किसकी तरह वर्क करेगा, वीक फील्ड लिगेंड की तरह, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपके जो ऑक्सीजन डोनर्स होते हैं, जैसे ऑक्सिलेट होता है, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन डोनर होता है, एक्ट एज वीक फील्ड लिगेंड की तरह हम वर्क करता है, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह वर्क करेगा आपके कोबाल्ट +3 और Cu+1 के लिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट है फ्लोरीन, हमने देखा था हेलोजन जो जितने भी थे वो सब क्या थे, आपके वीक फील्ड लिगेंड थे, बट फॉर Ni2+, निकल +2 के लिए ये किसकी तरह वर्क करेगा, एक से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा, ठीक है। वहीं फोर्थ पॉइंट है ऑल लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स फॉर 4D एंड 5D सीरीज। 3D सीरीज हमें पता है स्कैंडियम टाइटेनियम वाली, ठीक है। उसके बाद आपकी यूट्रियम जर्कोनियम वाली 4D सीरीज, फिर आपकी लेंथेनम वाली 5D सीरीज, ठीक है। तो 4D और 5D सीरीज के जितने भी कैटायंस होंगे, ठीक है, उन सब के लिए आपके जितने भी आपके लिगेंड्स हैं वो सब किसकी तरह वर्क करेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे हम 3D से 4D में जाते हैं और 4D से 5D में जाते हैं, ठीक है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, और अगर जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। जो बॉन्ड बनेगा वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसलिए जितने भी आपके लिगेंड्स है वीक फील्ड भी लिगेंड्स आपके एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह वर्क करेगा, किस केस में, आपके 4D और 5D सीरीज में, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं एक्चुअल में एग्जाम्पल के थ्रू वीबीटी वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। आपको हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर के अकॉर्डिंग, अगर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो या 6 हो, ठीक है, तो उसमें आपके कौन कौन सी ज्योमेट्री फॉर्म होती है और कौन कौन सी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, और उनके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड को उनके ऊपर एग्जाम्पल के ऊपर हम पढ़ते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं आपकी एग्जाम्पल, देखते हैं हम कि कैसे हम वीबीटी के थ्रू आपकी जियोमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जियोमेट्री को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए इतनी देर तो हमने क्या किया, पॉइंट्स को समझ लिए, ठीक है ना। अब हम पढ़ते हैं आपके एग्जाम्पल्स के थ्रू कैसे वीबीटी काम में आती है, ठीक है। देखिए अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं या फिर अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए, हम पहले बात कर लेते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 के लिए अगर हम बात करें, ठीक है, फर्स्ट में एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए NiCl4 2-, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स के लिए हम बात करते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2, क्लियर है। निकल का अगर हम ऑक्सीडेशन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, निकल कॉपर जिंक 28 नंबर होता है, दैट इज 3D8 4s2, ठीक है। Ni2+ में क्या रहेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D8 मतलब अगर हम बात करें ऑर्बिटल्स के थ्रू ये 3D रहेगा,
ठीक है, ये आपका 4s रहेगा, साथ में आपके पास क्या रहेगा 4p, ठीक है, ये आपका 4p, ठीक है। 3d, डी में आपके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये तो इसका वर्क हो गया, ठीक है, s खाली और p खाली, ठीक है। अब बात आती है आपके, ये तो मेटल का लिए हो गया, अब बात आती है आपके लिगेंड्स के थ्रू, ठीक है। लिगेंड्स कौन है आपका, क्लोरीन। क्लोरीन क्या है आपका, वीक फील्ड लिगेंड है। अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। सो इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड हम लिख सकते हैं, सो इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड देयर इज नो पेयरिंग, देयर इज नो पेयरिंग, ठीक है, कोई भी आपके पेयरिंग नहीं होगी। क्लियर है। अगर पेयरिंग नहीं होगी तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें इलेक्ट्रॉन है, इनको हम काम में नहीं ले सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें क्लोरीन से लोन पेयर लेना है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर लेना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वो काम में नहीं आ सकते। हम कौन से ऑर्बिटल काम में लेंगे, ये वाले, ठीक है। कितने चाहिए, 4। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पे, 4। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो आपको वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये आपको 4 वेकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड करवाएगा क्लोरीन को, ताकि जो आपका क्लोरीन है Cl- आयन, ठीक है, वो क्या कर सके, इनमें आपका लोन पेयर को डोनेट कर सके, ठीक है। और जब ये आपका लोन पेयर को डोनेट करेगा तो आपके हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, ठीक है, कौन सा होगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका मतलब इसका अगर हम शेप की बात करें, शेप क्या होगा इसका, टेट्राहेड्रल, Ni, ये आपका Cl, ये आपका Cl, ये आपका Cl और ये आपका Cl, ये है आपका किसका, NiCl4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है टेट्रागोनल, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है, टेट्राहेड्रल, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा एक और चीज़ हम इससे पता कर सकते हैं कि अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। तो ये भी चीज़ हम लिख सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ unpaired electron, due to presence of unpaired electron, this complex is paramagnetic in nature, paramagnetic in nature, ठीक है। ये आपके नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अगर हमें इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालना है, म्यू, वो भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, रूट n इंटू n+2 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 and 2, तो 2 इंटू 2+2 दैट इज 4 इंटू 2 दैट इज √8, तो इसका म्यू जो आ गया आपका √8 बोहर मैग्नेटॉन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उसका मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हमने फाइंड आउट कर लिया, और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल, दिस इज टेट्राहेड्रल, ये भी हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है ना। तो ये होती है आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये है आपका केस कौन सा, जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड हो। यहीं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाए तो क्या होगा, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ। ओके, देखिए, अगर हम बात करें आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए हम Cl को रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है ना, किससे, Cn से। साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, Cn⁴, ये आपका 2-, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो भी निकल का आपका +2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा, ठीक है। 3d8 सेम रहेगा, 3d8, 4s और 4p, ठीक है। अब बात होगी क्या, जो Cn है, साइनाइड है आपका, वो क्या है आपका, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है आपका,
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो आपके पेयरिंग होगी. सो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देयर इज पेयरिंग विल अकर, देयर इज पेयरिंग विल अकर. ठीक है, और जब पेयरिंग आपकी होगी, क्या होगी? पेयरिंग. तो देखिए क्या होगा, जब पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पे आ जाएगा. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं कैसा होता है. ये आपका 3D, ये आपका 4s, ये आपका 4p. इसके में 4d भी होता है. ठीक है ना, तो जब हमें ज़रूरत पड़ेगी मेटल को तब वो उसको यूज में ले लेगा. ठीक है, अदरवाइज है वो अपने पास. ठीक है, ये हुआ 3D 8, 4s और 4p आपके पास खाली है. ठीक है, जब पेयरिंग होगी तो ये इलेक्ट्रॉन भी इसमें आ जाएगा. ठीक है, तो आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके पास खाली रहेगा. ये आपके पास 4s, ये आपके पास 3D 8. ठीक है, और ये आपके पास क्या बचेगा? 4p. ये आपका 4p. ठीक है, खाली जो है. अब अपने को 4 ही आपको ऑर्बिटल चाहिए, तो अपने पास d वाला एक खाली है, तो मेटल एक तो ये d वाला, एक ही s और p के 2 ऑर्बिटल काम में लेगा, और 4 नए sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनाएगा. कितने? 4 d sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स. ये आपके 4 d नए आपके हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स बनेंगे, जहाँ पे आपका Cn माइनस लोन पेयर को डोनेट करेगा. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8. ठीक है, Cn माइनस आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा. Cn माइनस, ये आपका Cn माइनस. ठीक है, तो इस टाइप से आपका हाइब्रिडेशन हो गया DsP2. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है DsP2 में? स्क्वायर प्लेनर. ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होगी आपकी? स्क्वायर प्लेनर. Ni, ये आपका Cn, ये आपका Cn, ये आपका Cn. ठीक है, और ये आपका Cn. इस टाइप की आपकी स्ट्रक्चर होगी कॉम्प्लेक्स की, साथ में 2 माइनस. ठीक है, ये है आपकी स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन DsP2. अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो आपकी म्यू की वैल्यू क्या होगी? 0. तो यहाँ हम लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नो अनपेड इलेक्ट्रॉन दिस कॉम्प्लेक्स इज नॉट पेरा, इट इज डायामैग्नेटिक इन नेचर. क्या है आपका? डायामैग्नेटिक इन नेचर में, और इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास? 0. म्यू इज इक्वल टू 0. नेचर में ये क्या होगा आपका? डायामैग्नेटिक. ठीक है ना, तो ये होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और इसके थ्रू हम अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू इसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, आपके हाइब्रिडाइजेशन को समझ सकते हैं, स्ट्रक्चर जो उसकी ज्योमेट्री है उसको समझ सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स का नेचर समझ सकते हैं, और साथ में उसके मैग्नेटिक मोमेंट को भी समझ सकते हैं. ठीक है, आई होप ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. ठीक है ना, इसके ऊपर हम बेस्ट और भी कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे. ठीक है ना, वो कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा. ठीक है ना, तो आपको घर पे उनकी प्रैक्टिस करनी. ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. ठीक है, जो आपको घर पे ट्राई करने. ओके, देखिए. ओके, तो आई होप ये आप लोगों को नोट कर लिया होगा. ठीक है, अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के ही, जो आपको क्या करना है? घर पे ट्राई करना है. ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए. फर्स्ट आप ट्राई कीजिएगा आपका Zn NH3 होल 4 2+. ठीक है, इसके लिए आपको वही 4 चीज़ें निकालनी है: हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक नेचर और म्यू की वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू. ठीक है, सेकंड आप ले लीजिए आपका NiCO होल 4. ठीक है, ये आपका न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स. ठीक है, इसके लिए आप निकाल लीजिए
और थर्ड वन आप ले लीजिए Pt प्लेटिनम NH3 होल ट्वाइस और ये Cl2, ठीक है। इन तीनों कॉम्प्लेक्स को आप नोट कीजिए और आपको क्या करना है इन तीनों के लिए, ठीक है ना, चारों जो स्टेट मैंने आपको बताई है वो सब आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और आप बिल्कुल इजी तरीके से कर लोगे, ठीक है। तो आज हमने VBT स्टार्ट की है, ठीक है ना। हमने देखा VBT में क्या क्या उसके पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हैं और कैसे हम उसको यूज़ करते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन को शो करने के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे इन तीनों कॉम्प्लेक्स के जो स्ट्रक्चर होंगे, जो जियोमेट्री होगी उनसे, और उसके अलावा कुछ और नए एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।